वेलकम टू इंडिया फर्स्ट। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय सिंह बघेल, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड करियर काउंसलर। सर, बात शुरू करूंगी मैं उड़ान से। जब आपकी पुस्तक पढ़ते हैं उड़ान, तो जिक्र आता है कि रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। जब ये लाइन पढ़ती हूँ और वक्त को देखते हैं, जब बच्चे अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से कक्षा 12वीं के बच्चों की अगर बात करूं, तो उन्हें अपने करियर का निर्माण करना है। ऐसे में बहुत सारी उनके पास सुविधाएं हैं, विकल्प हैं, तो वो उनके लिए समाधान है या समस्या? बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत अच्छा उदाहरण के साथ किया है। देखिए नीरजा जी, आपने वास्तव में किसी भी चीज़ की जीवन की एक प्रक्रिया होती है। जैसे आपने कहा कि रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है, तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आपने देखिए पहले वो किसी तरह से आंख बंद करके सोता रहता है, फिर कुछ दिनों बाद वो घुटने के बल चलता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर वो धीरे धीरे स्कूल में जाता है, फिर 12-13 साल तक उसकी समझ इतनी डेवलप नहीं होती, फिर अचानक उसमें परिवर्तन आता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनल चेंज उसमें आते हैं। तो जब हार्मोनल चेंज आता है तो उसको क्या है, अपने आसपास की चीज़ें समझ में आने लगती हैं, करियर समझ में आने लगता है, परिवार समझ में आने लगता है, समाज समझ में आने लगता है। लेकिन जब आपने जैसा कि कहा कि बहुत सारे जब विकल्प हैं, तो ये समस्या है या कहीं ना कहीं एक तरह से वरदान है। तो हमें लगता है कि जितनी भी चीज़ें, जितने ही विकल्प आपके बढ़ते चले जाते हैं, तो उसको वरदान के रूप में ही लेनी चाहिए। क्योंकि पहले ये था कि कुछ लिमिटेड चीज़ें थी, ऑप्शन थी, जिसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा कैरियर के ऑप्शन उसके पास नहीं थे। आप ले लीजिए, मेडिकल था, इंजीनियरिंग था, स्टेट सर्विसेज थी, टीचर और प्रोफेसर तक की थी। आज तो हंसी खुशी, रोना गाना, जब सब कुछ बिकता हो, स्टैंड अप कॉमेडियन तक का धंधा चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से देखिए कि जितने सारे विकल्प आते हैं, एक तरफ स्ट्रेस आता है, एक तरफ डिप्रेशन आता है, तो उसी के साथ पैरेलल जो है इंटरटेनमेंट आता है, अम्यूजमेंट आता है। तो एक सिक्के के हमेशा जीवन में दो पहलू होते हैं। अब आपको देखना है कि कौन से पहलू के लिए आप फिट हैं। आपको अपने आप को चेक करना है, आपका अपने आप का स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस मतलब आपकी खुद की पहचान करनी है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है और आप किसके लिए बने हैं। जिस दिन आपको पता चल जाए हम सिर्फ मात्र इसके लिए बने हैं, हमारे सबसे रुचि का विषय ये है, तो मुझे लगता है उस दिन आपकी विकल्प की जो तलाश होती है उस दिन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जो है आप दौड़ना चालू कर देते हैं। और जब आप एक क्षेत्र में लगातार दौड़ते रहते हैं, वो जैसे अमिताभ बच्चन की एक बड़ी फेमस, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बड़ी फेमस लाइन है कि मदिरालय जाने को घर से चला है पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह पथ बतलाता हूँ, एक राह तू पकड़ चला चल पा जाएगा मधुशाला। जब आप जीवन की एक राह पकड़ लेते हैं और उसमें लगातार चलते चले जाते हैं, बिना एकदम घबराए, बिना निराश हुए, बिना एकदम से हतोत्साहित हुए, तो मुझे लगता है एक दिन देर भले हो जाए लेकिन दुरुस्ती के साथ आपको मंजिल जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। सर, मैं अगले सवाल की जब बात करती हूँ तो मैं यहीं आके रुक जाती हूँ। ये जो हमें जिस पथ पर आगे बढ़ना है, ये जो एक मंजिल है, ये जो एक दिशा है, ये दिशा ही तय करना इतना कठिन क्यों हो रहा है? इस दिशा को कैसे पहचानें? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि भगवान के घर में जाने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं। अब आप कौन से रास्ते की तरफ से आप जाना चाहते हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लूँ, आपने भारत में सुना होगा कि मदुरई में एक मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। उसके 4 दरवाजे हैं, चारों की तरफ से आप दर्शन पा सकते हैं। आप किसी भी गेट से घुसे, गेट नंबर 1 से घुसें, गेट नंबर 2 से घुसें, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 से घुसें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको वो मंदिर तक का रास्ता, वो मीनाक्षी का जो प्रतिमा है वहाँ तक ले जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यदि उनके पास समय नहीं है तो बाहर से ही प्रणाम करके अपनी मन्नत मांग लेते हैं। कुछ लोग जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो घर में उनकी तस्वीर लगा करके देख लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बस आंख बंद करके यदि आपने स्मरण कर लिया और लगातार स्मरण करते रहे, तो मुझे लगता है कई बार स्थान भी जाने की ज़रूरत नहीं, जिसको हम बोलते हैं साधना करना। तो आप एक जगह बैठ करके
लगातार एक ही चीज़ पर फोकस होकर के, एक ही लक्ष्य को संधान करके, एकाग्र होकर के लगातार आप साधना करते हैं, जिसको हम साधना भक्ति भी कहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको भगवान मिल जाता है। एक बड़ा रोचक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा आपको। भक्ति काल में एक बहुत बड़ी संत हुई जिनका नाम है राबिया जी। वो बहुत दिनों तक भटकती रहीं जीवन की खोज में, भगवान की खोज में, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो खूब घूमा, इधर उधर संतों में के दरबार में गई, प्रवचन सुना, अलग अलग लोगों के उपदेश सुने, लेकिन उनको एक तरह से जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, जहाँ वो जाना चाहती, जिसको पाना चाहती थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ संतों के बीच में वो रहती थी। एक दिन कुटिया के भीतर ही बैठ गई और आंख बंद करके भगवान का भजन वो मन ही मन में करने लगी। जब करने लगी तो बाहर जो उनके संत समाज के लोग थे तो बोला कि आज राबिया तू अंदर क्यों कुटिया में घुसी है, देख कितना बढ़िया आज जो है ना चांद खिला है और कितना बढ़िया नज़ारा है, बाहर आके देख, जीवन कितना सुंदर लग रहा है, सुनहरा लग रहा है। तो एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, तीसरी बार जब बुलाया तो राबिया ने अंदर से ही आवाज़ दी कि मेरे अंदर जिस तरह का सुनहरा अभी जीवन चल रहा है, भगवान का जिस तरह प्रवेश हमारे भीतर हो रहा है, तुम बाहर रह करके महसूस नहीं कर पाओगे। तो वही है कि जब आप तल्लीनता में होते हैं, लीनता में होते हैं, भक्ति में होते हैं, एकाग्रता में होते हैं, तो जिस दिन आप ठान लेते हैं कि मुझे भगवान तक पहुंचना है और उस मन के साथ आप एक तरह से किसी चीज़ को सोचना और विचारना और साधना में रत हो जाते हैं, तो भगवान खुद के भीतर बैठा है, बाहर नहीं बैठा है। जिस दिन आप अपने को खोजना चालू कर देते हैं तो विकल्प आपको वहीं पे मिल जाता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप किस विकल्प की तलाश में हैं, आपको कहाँ पे सुकून मिल रहा है और आप क्या जीवन में पाना चाहते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए। यदि आपने निर्णय ले लिया तो फिर सब रास्ते आसान हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपको फोकस्ड होना है और फोकस इतना तन्मयता से करना है कि दिशा आपको दिखने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हुई 12वीं के छात्राओं के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सफ़र कहीं ना कहीं से हमें इंगित करने लगता है 10वीं पर ही। 10वीं कक्षा में जब बच्चे आते हैं और तब कुछ समय उन्हें मिलता है बीच बीच में, जब वो 10वीं में प्रवेश कर रहे हैं या उनकी हॉलीडेज़ आ रही हैं, समर हॉलीडेज़ आ रही हैं, तब वो कुछ समय होता है जब वो थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ करना चाहते हैं और वो बड़ा उनको फ़ायदा करेगा। चाहे वो आगे की परीक्षा के लिए हो, चाहे आगे के जीवन के लिए हो, चाहे वो कोई पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो, तो उनके पास ऐसी कौन सी दिशा आप देना चाहेंगे जो उन छात्रों के लिए वैल्यूएबल हो सकती है? देखिए, जो भारत की शिक्षा प्रणाली है और जिस तरह से स्ट्रीम चल रहे हैं, तो मुझे लगता है भारत में 4 स्ट्रीम चलते हैं मूलतः। एक है पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और जिनको उसके क्षेत्र में आगे बढ़ना है। दूसरा है पीसीएम का, जिनको आईआईटी जेईई क्रैक करना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, वो चलता है। तीसरा है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का क्षेत्र चलता है, जिसको फाइनेंस में जाना है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में रुचि है, वो चलता है। और चौथा है आर्ट और कल्चर और ह्यूमैनिटीज का, इसमें सोशल साइंसेस के तमाम सब्जेक्ट आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखें, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आपको जीवन में कहीं ना कहीं एक सब वर्टिकल लीव, जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे कंप्यूटर को भी कुछ लगातार करेंगे तो वो चीज़ें गर्म हो जाती है, इसी तरह जीवन को भी जब आप लगातार सोचते रहेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप कुछ समय के लिए जब आप अपने आप को बंद कर देंगे, आपका चिंतन बंद कर देंगे और एकाग्र होकर के हाइबरनेशन के उसमें चले जाएंगे, फिर सोचिए कि हमारे भीतर क्या है, हमारी प्रतिभा किस तरह की है, क्योंकि हर एक आदमी में सब कुछ नहीं होता है। 4 विकल्प होते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ का हो गया, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ का हो गया। इन 4 के विकल्प पे जैसे कि आपने कहा 10वीं के बाद जो समय होता है, और मैं बोल रहा था कि हाइबरनेशन का एक स्टेज होता है जब आप चुप हो जाइए और चुप होकर कि अपना एनालिसिस कीजिए कि सच में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बहुत सारे आपके क्या है ना, कि जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं जीवन में, तो इस तरह बहुत सारे सरकार की बहुत सारे पोर्टल हैं, जैसे स्वयं है, मूक है, कोर्सेरा है, फिर इसके अलावा हार्वर्ड का EDX है, गूगल टेस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड या कि कंप्यूटर में जिनके पास है, मोबाइल जिनके पास है, तो ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट कर सकते हैं। आप अपना स्वयं का एक तरह से मूल्यांकन
ऑनलाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट हैं, किसी के लिए फ्री ऑफ कास्ट है। तो मुझे लगता है एक बच्चे को ज़रूर इस तरह से मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो क्या होता है मॉक टेस्ट देने से अपनी खुद की काबिलियत पता चल जाती है कि हमारे में यदि हम लॉजिक के सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा मैथमेटिक्स वीक है। मैथमेटिक्स के छोटे छोटे चीज़ नहीं समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब हमें उधर नहीं जाना है। साइंस में यदि हम देखते हैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल आपको वहाँ पे नहीं जाना है। इसी तरह आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में आप देखिए, हम कहते हैं कि हार्ड वर्क से सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि बुनियाद अच्छी नहीं है तो उस पर इमारत अच्छी नहीं बन सकती। यदि आपका बेस मजबूत नहीं हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि 8वीं और 10वीं तक बेस मजबूत नहीं है, और फिर बाद में आप सोचे कि जो कॉन्सेप्ट जो 5वीं और 4थी और 6वीं में आपको पढ़ना था वो जाके 10th और 12th में करेंगे, तो इसका मतलब आप 5-6 साल ज़िंदगी के रेस में पीछे हो गए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो आप में जहाँ तक आप पहुँचे हैं और जिस पर आप काबिलियत है उससे आगे की सोचें, पीछे की नहीं सोचना। आप पीछे जो छूट गया, अब उसके आगे आपके रुचि के विषय में आप जिसमें महारत हासिल है, जिसमें आपकी काबिलियत है, उससे आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आपने भी कहा कि बहुत सारे विकल्प हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प का भंडार है एक तरह से कहें तो बहुत सारे विकल्प हैं, उसमें आपको आगे बढ़ना है। और जैसे अभी ये लोग कह रहे हैं कि अब ChatGPT आ गया, करियर ख़त्म हो जाएगा, मशीन ही काम करने लगेगा। कंप्यूटर जब आया था तब लोग भी यही चिंता कर रहे थे कि यदि मशीन ही काम करने लगेंगे तो मनुष्य का काम खत्म हो जाएगा। अब ChatGPT आ गया, GPT-4 तक हम पहुंच गए हैं। तो एक समझिए कि काम का फॉर्मेट बदलता है, काम नहीं बदलता। कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड उसके पीछे रहेगा, सदैव रहेगा। आपको बस क्या है, समय के साथ बदलना है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है खुद को अपग्रेड करना है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप एक चीज़ पढ़ते हैं 5 साल में दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो समय के साथ आपको बदलते चले जाना है। जब आप बदलते चले जाएंगे तो कुछ भी आए आपके लिए सब आसान रहेगा। तो यानी 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी दिशा है कि आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं, और कितने विकल्प दे दिए हैं संजय सर ने हमें, तो आप उन सबको ट्राई कीजिए और अपना मूल्यांकन करते रहिए। संजय जी, अब मैं बढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन जिन छात्रों ने कर ली है और जॉब का प्रेशर है, तो जॉब के साथ क्या ये संभव है कि वो पढ़ाई भी कर लें या स्किल बेस्ड कोर्स भी कर लें जो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से? देखिए, विकल्प हमेशा सबके लिए, मैं बार बार बोलता हूँ, 24 घंटे और 7 दिन से अधिक भगवान किसी को नहीं देता है। इसी 24 घंटे 7 दिन में जो अपने आप को साध लिया वो सफल हो गया, जो नहीं साध पाया वो असफल हो गया। आपने देखा होगा कि अपनी क्लास के बहुत सारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बड़ी लाल बत्ती में घूमते हैं, किसी कंपनी होती है और किस जो है जो वहाँ टोल टैक्स में जा कर के पर्ची फाड़ रहे होते हैं, ज़िंदगी की जद्दोजहद में 2 रोटी के लिए भटकते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से मैं कहता हूँ कि क्लास वही होती है, टीचर वही होता है, विषय वही होता है, पढ़ाने वाले सब वही होते हैं, लेकिन सब कुछ मुझे लगता है उस समय को जिसने पकड़ लिया, जब आपको समय मिला था तब आप समय आप गंवा चुके। वो हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी अच्छी लाइन है, जब हम समय को बर्बाद कर रहे हैं और समय हमें नष्ट कर रहा है। तो हम जब अपने समय को बर्बाद करेंगे, धीरे धीरे समय आपको नष्ट कर देगा, तब आप कहीं के नहीं रहेंगे। जो समय की वैल्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो समय है उसको पकड़ करके आप समय के साथ बढ़ते हुए अपनी पूरी चेतना के साथ, पूरे अच्छे डिसीजन के साथ जब आप निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रही ग्रेजुएशन की बात, तो हम बार बार बोलते हैं जीवन में ठहर करके, रुक करके अपना मूल्यांकन बार बार करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 10th के बाद आज आप देख लीजिए, जिन बच्चों ने IIT, JEE या नीट में टॉप किया है वो कहीं ना कहीं डमी क्लासेस लिए। आप रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 10 साल का, जिन बच्चों ने डमी क्लासेस लेकर के फोकस होकर के JEE या नीट की तैयारी की है वो क्रैक कर लिए। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज थे कि भैया 11th भी साथ में कर लें, 12th भी साथ में कर लें, फिर IIT और JEE भी दे दें, नीट भी दे दें, तो वो कहते हैं दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, आपको 99% स्कोर करना है या आपको जीवन की सफलता में सफल होकर के एक मार्ग चुनना है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं 2 साल के लिए, फोकस होकर के मेहनत करते हैं, तो आपको इस तरह का एग्जाम निकलता है। इसी तरह ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन में फिर भगवान एक बार अपॉर्चुनिटी देता है, समय अपॉर्चुनिटी देता है। मैं कहूँगा ग्रेजुएशन कीजिए,
फिर जो है आप 1 या 2 साल, मैं बोलता हूँ कोई भी भारत की ऐसी कोई भी प्रतियोगिता इतनी बड़ी नहीं है जिसको 2 साल के भीतर यदि अच्छे से आप तैयारी करें नहीं क्रैक कर सकते, भले वो सिविल सर्विस हो। तो आपको 2 साल बैठ करके फिर वो 16 और 18 घंटे और मेमोराइज आप सिलेबस बेस्ड जब आप काम करेंगे तो मुझे लगता है वो भी आप क्रैक कर लेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं फोकस होकर के उसी के लिए सिर्फ तैयारी करनी है। फिर क्या है कि जो लोग यहाँ असफल हो जाते हैं, अर्ली स्टेज में स्कूल लेवल पे असफल हुए या कॉलेज लेवल पे असफल हुए, ज़िंदगी चल तो गई, लेकिन फिर उनको एक बार मौका मिलता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी को पटरी पे लाएं, तब तक थोड़ा देर हो चुकी होती है। लेकिन यदि आप सेटल हो गए हुए हैं, आपका फैमिली ठीक है, सब कुछ आपने मैनेज कर लिया है, तो मुझे लगता है एक तीसरी अपॉर्चुनिटी और मिलती है कि आप अपने मन की करें। और जब वो कहते हैं ना कि हम तो कहते हैं कि नौकरी इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपका पेट भरे, नौकरी आपकी बेसिक आवश्यकता पूरी जब हो जाए तो आपको अपना जो नहीं कर पाए, जो पीछे छूट गया, एक बार ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। यदि 65 साल में KFC के मालिक रिटायरमेंट होने के बाद यदि KFC स्टार्ट करके दुनिया की सबसे बड़ी चैन बना सकते हैं, तो मुझे लगता है अपने मन की एक बार ज़रूर करना चाहिए। कुछ हिस्सा अपने पैशन के लिए, अपने जो पाना चाहते हैं, जिसको खोजना चाह रहे थे, उसके लिए निकालें और उसी से इन्वेस्ट करते करते ट्राई मारें। ज़रूरी नहीं कि सफल हो जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि हर बार असफल ही हो। तो यही जीवन तो यही है, सफलता और असफलता के बीच का खेल जो है ये जीवन है। तो आप ट्राई कीजिए, हो सकता है ज़िंदगी दोबारा जो है 40 साल के बाद आपकी पटरी में शुरू है और आपके भी बड़े चैन हो जाएं, आपके भी नाम हो जाए। तो आप तो देख लीजिए, लीडर जितने बनते हैं 40 साल तक तो बेचारे सीखते रहते हैं, उसको युवा हम नेता बोलते हैं। 45 के बाद ही तो वो कहीं ना कहीं नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। तो जहाँ लॉन्ग टर्म गोल है कुछ उम्र के बाद ही मिलता है, जब आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और जहाँ शॉर्ट टर्म गोल है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड गोल है, IT ओरिएंटेड क्षेत्र हैं, वहाँ थोड़ा आपको जल्दी शुरुआत करनी होती है। यानी कहीं ना कहीं जब जागो तभी सवेरा। तो सवेरा बिल्कुल हो चुका है। और अब बात करेंगे उन लोगों की जो ग्रेजुएशन करने के बाद या किसी परीक्षा के एक मुकाम पर आने के बाद सोचते हैं दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। यानी कि अगर आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं लेकिन अब मन है आर्किटेक्ट में जाने का, अब मन है मैनेजमेंट में जाने का या किताबें लिखने का, तो उसके लिए क्या दिशा है? देखिए, मुझे तो लगता है जीवन जो है जहाँ सबसे ज़्यादा ठहराव हो जाए, जहाँ आप ज़्यादा सुकून मिलने लगे। जैसे मैं अपना स्वयं का उदाहरण देखूं तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया मीडिया से। मीडिया में काम करने के बाद लगा कि यार मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, सुबह 6 बजे जाना है, दिन भर प्रेशर करना है, कभी इस फील्ड में जाना है, कभी उस फील्ड में जाना है। और जो हम करना चाहते थे मीडिया में, हम सोचे थे कि जाकर के पैशन है, लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन आज मीडिया पेड मीडिया हो चुका है। तो हम जब समाज के सरोकार को जो चाहते हैं नहीं उठा पाते, तो मुझे लगा बिकाऊ मीडिया में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने 6 महीना काम किया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह मैंने एक समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया, चाइल्ड रिलीफ एंड ड्यू, जिसको क्राई कहते हैं, वहाँ काम किया कुछ दिन। वहाँ पे काम करने के बाद भी मुझे लगा कि शायद अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और कोशिश करना चाहिए। तो मैं सिविल सर्विस के क्षेत्र में गया, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में गया। तो वहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ पे जो है सुबह से शाम तक जितना एक्सपेक्टेशन मेरे पास था करने का, तो मुझे लगा ये भी शायद मेरे रुचि का विषय नहीं है। तो सिविल सर्विस की तैयारी करते हुए 6 साल बैंकिंग की नौकरी की, वही सुबह 8 बजे जाना, रात को 12 बजे आना और फिर प्रेशर करना, टारगेट पूरा करना, संडे के दिन भी कई बार बुला लिया जाता था। तो मुझे लगा यार 60 साल क्या है मेरी ज़िंदगी, सुबह 8 बजे उठूँगा और रात के 10 बजे घर जाऊँगा, फिर मैं जब थोड़ा सेटल होना चालू होगा दूसरे शहर पहुँच जाऊँगा, क्या इसी के लिए मैं बना हूँ? मतलब अपनी ज़िंदगी दूसरे की नौकरी के लिए एक तरह से आप समर्पित कर दें, तो मुझे वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं टीचिंग के फील्ड में आया, तो यहाँ जो थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान अर्जित किया था वहाँ पे अपना शेयर करना चालू किया। लोगों के, बच्चों के एक चेहरे पे जब सेटिस्फेक्शन मैंने देखा और बच्चों ने बोला कि सर मज़ा आता है आपसे सुन करके, लगता है पढ़ते रहें, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे दिए हुए का कोई ना कोई सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है। अभी तक जो हम दे रहे थे, एक तरह से जो काम कर रहे थे, उसका कोई क्रेडिट नहीं था। लेकिन शिक्षक का काम एक ऐसा है कि जब आप देते हैं, जो भी आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, जब आप देते हैं और उससे कोई सहमत होता है, सेटिस्फाई होता है,
और उसके बनिस्पत आपको अच्छा भी बोलता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक भीतर सेटिस्फेक्शन होता है। फिर विदेश में गया, तो ये सब चीज़ें अब देखिए कि मैं 2006 के बाद से लगातार आज 2023 है, तो एक क्षेत्र में रह कर के यदि हम ठहराव है और मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल रही है, सुकून मिल रहा है, तो मुझे लगता है जीवन में जहाँ सबसे ज़्यादा आपको सुकून मिलने लगे, आप ज़्यादा लंबे समय तक टिक जाते हैं, मुझे लगता है आप उसी के लिए बने, क्योंकि फिर आपकी प्रकृति उसी तरह बनती चली जाती है, प्रवृत्ति उसी तरह बनती चली जाती है, आप उसी तरह का पठन पाठन करने लगते हैं, उसी तरह का लेखन करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं पठन पाठन और लेखन, मुझे लगता है जीवन में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जो आपने अर्जित किया है, सोसाइटी को, सोसाइटी के लोगों को एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में यदि हमने जो थोड़ा बहुत पाया है, उसको यदि हम वापस कर देते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा ऋण जो है एक तरह से हम समाज का, परिवार का नहीं चुका सकते। तो गुरु होना मुझे लगता है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक जीवन जीना है। यानी संजय जी के हिसाब से आत्मसंतुष्टि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और क्या मैं इसे ये समझूं कि लाइफ में चेंज ओवर कभी भी पॉसिबल है? बिल्कुल, चेंज ओवर तो आपके ऊपर है कि आप कैसे, किस दिशा में जाना चाहते हैं। यदि आपको जाना है उत्तर, तो आप दक्षिण जाना चाहते हैं, नहीं संभव है। यदि आपको फिक्स है कि हमें अभी अब उत्तर की तरफ जाना है, तो आप ऊपर है, आप दक्षिण की तरफ भी जा सकते हैं, पूरब की तरफ भी जा सकते हैं, पश्चिम की तरफ जा सकते हैं। तो कभी भी किसी भी रूप में, कभी आप राजस्थान घूमने चले जाते हैं, तो कभी आप पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं, कई बार आप केरल घूमने चले जाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर। ये तो बिल्कुल आपके मन के हैं। तो कुल मिला के पूरा जीवन तो मेरा यह है कि आपका मन क्या सोचता है, आप कैसे जीवन को आगे ढालना चाहते हैं, आप कैसे अपनी ज़िंदगी को एक तरह से चलाना चाहते हैं, पूरी तरह इस आपके मस्तिष्क के ऊपर निर्भर करता है। जो आदमी जितने शांत ढंग से अपने इस पूरे ड्राइविंग सीट, जिसको हम बोलते हैं, चला लिया, जिसको हम ड्राइविंग सीट में बैठ करके आप जीवन चलाना चाहते हैं, पूरी तरह एक व्यक्ति को नहीं, कोई दूसरा नहीं चलाता। सबसे अच्छा है आपकी जो ड्राइविंग सीट है, जिसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग, आपके हाथ में, दूसरा ना चलाए आपकी ज़िंदगी को। जब आप खुद चलाना चालू कर देते हैं, तो मुझे लगता है उस दिन से आप मैच्योर भी होने लगते हैं, उस दिन से आपको ज़िंदगी भी समझ में आने लगती है, और फिर दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं रहता कि आप दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी सफलता और सार्थकता इसी में है। अब आपकी बात सुन के ना कहीं मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा है कि कभी ऐसा भी होता है कि साइंस साइड से पढ़ने के बाद म्यूज़िक में मन चला गया, अब तो म्यूज़िक एल्बम करना है। या मुझे एक परिस्थिति याद आती है सुशांत सिंह राजपूत की, जो इंजीनियरिंग करते करते कहाँ डांसर बनते बनते और एक हीरो सुपरस्टार बन जाते हैं। यानी कभी हम सोचते थे ये बड़ी विरोधाभास स्थिति है कि एक फील्ड में जाने के बाद आप दूसरी तरफ, कला की तरफ कैसे आ सकता है जब आपका दिमाग बड़ा साइंटिफिक है। तो इसका मतलब हमें उस सैबोटाज को तोड़ना है कि हम एक तरफ जाके दूसरी तरफ रुख नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। राजकुमार भाटिया जब हम बात करते हैं तो अपने अक्षय कुमार जी होटल में काम करते थे, वहाँ से करियर स्टार्ट किया था। देखा कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, कितने दिन तक दूसरे की प्लेट उठाएंगे, खाना खिलाएंगे। लगा कि हमारे ऊपर टैलेंट है, एक बार किस्मत आजमा लेना चाहिए। मुझे तो लगता है जितनी जल्दी आप किस्मत आजमाना चालू कर देते हैं, और तो उससे आपको पहचान, अपने टैलेंट की पहचान हो जाती है। एक हमारे मित्र हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, पूरा चेन चलाते हैं, बहुत सारे रिसोर्ट हैं उनके। अब जाके 55 वर्ष की उम्र में यूट्यूब चैनल बना के गाना सीख रहे हैं, चला रहे हैं, और अच्छा चल रहा है उनका। तो बोलते हैं कि जो चीज़ हमने बचपन में नहीं कर पाई, एक सपना था, उसको जाके हम 55 साल की उम्र में करेंगे। अब हमारे होटल का बिजनेस दूसरा संभालते हैं, हम बैठ करके जूस पीते हैं और रियाज करते हैं। तो हमने टीचर लगा रखा है। तो आपके ऊपर है कि जो चीज़ें, इसीलिए बोलते हैं अधूरे सपने को भी पूरा करना है। अब ये है कि यदि आप कुमार सानू या मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार, मुकेश कुमार नहीं बन पाए हैं, तो ठीक है, आप अपनी संतुष्टि के लिए तो मुकेश कुमार है ही ना। आप कहते हैं कि जो स्वयं से संतुष्ट है, फिर दुनिया की चाहत उसको नहीं है। आप अपने सुख के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए काम करते हैं, यही बहुत बड़ा है जीवन में उपलब्धि। तो जिस दिन आप ये सोच लिए कि भाई दुनिया क्या कहेगी, और कई बार होता है कि जब आप अपने मन से किसी भी चीज़ को अपना करके करना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया में भी पहचान आपकी महक जो है पहुंचने लगती है। तो आप देख लीजिए कितने, अभी फिजिक्स वाला, उनके पास कुछ नहीं था, कोरोना के बीच में आप दिन देखा हो कितने लोग यूट्यूब में आए, चाहे कांसर हो,
फिजिक्स वाला हो, वो अवध ओझा हैं, तो इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, यूट्यूब में पढ़ाना चालू किया, फ्री में चालू किया। अब देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो कुछ चीज़ें स्टार्ट करना, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्टर, किक मारना। तो ज़िंदगी किक चाहती है कि कहाँ से आप किक मारते हैं, कब मारते हैं। समय अपने आप वो जो है एडजस्ट कर लेता है अपनी काबिलियत को। तो किक मारते रहिए। कब आपकी किक एक तरह से आपके पाले के में पड़ जाती है, अपोजिशन के, या कि ज़िंदगी के पाले को पार कर लेती है, भेद देती है, ये आपको नहीं पता है। लेकिन मुझे लगता है सेल्फ स्टार्ट करते रहना चाहिए, किक मारते रहना चाहिए। कभी ना कभी किक एक दिन गोल में भी तब्दील हो जाएगी। यानी अपने वर्तमान को पूरी तरह से आप जिएं, इंडिया फर्स्ट का यही आपके लिए संदेश है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।